क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जिस पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ, एमसीक्यू की पीडीएफ और कई सारी जानकारी जो है आपको लगातार मिलती रहती है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9650347272, इस पर आप बात कर सकते हो। यूपीएससी यूपीपीसीएस कि 2023 से कंप्लीट फाउंडेशन ग्रुप प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड है। डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी एक पेड ग्रुप है। इसकी सारी जानकारी आपको 9650347272 पे मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है कोने में आपको आई बटन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, तो आपको वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कैसे हमारा पेड ग्रुप चलता है उसके बारे में मैंने बिल्कुल रियल जेन्युइन विदा नाम छिपाए काटे जो होता है ना फेक लोग करते हैं, बिना वो किए हुए सब कुछ दिखाया गया है उसमें। ठीक, कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वाला वीडियो भी दे रखा है। और मतलब पूरा जो है आपको यहाँ पे आई बटन में सारे वीडियो भी ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले देखें जानें, फिर उसके बाद आराम से जो है ज्वाइन करें। हमारे जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, हरियाणा में एक स्कीम आई है, नाम है चिराग। चिराग स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ठीक, स्कीम। और इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं, ऐसे जो फैमिलीज हैं जिनकी पूरी सालाना, ठीक है ना, पूरे ईयर की जो इनकम है वो 1.8 लाख रुपीज से कम है। ठीक, तो उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कीम में जो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं तो उनको बजट प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाने का जो है ये स्कीम है हरियाणा की। आपका नाम क्या है, चिराग स्कीम। ठीक, फ्री एजुकेशन इसमें रहेगी आपकी, जो है बजट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा इन बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले जो है। ठीक, ऐसा पहले भी स्कीम आई थी जब 2007 में, हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 के अंतर्गत। और इसमें क्लास 2 से 12वीं तक के बीच में जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो बच्चे हैं। ठीक है, 700 रुपये दिए जाएंगे, रीइम्बर्स किए जाएंगे पैसे कक्षा 2 से लेके 5वीं तक। 900 रुपये दिए जाएंगे कक्षा 6 से लेके 8वीं तक। और 1100 रुपये पर स्टूडेंट दे दिया जाएगा कि 9 से लेके 12वीं तक। ठीक, अगला टॉपिक है युआन वांग 5। देखो, ये एक स्पाई जो है, स्पाई शिप है चाइना की। ठीक, इसमें देख रहे हो कई सारे एंटीना लगे हुए हैं। ये क्या करता है, ये आपका समुद्र में घूमता रहता है। ठीक, और ये ट्रैक करता रहता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ठीक है ना, वो तो कहाँ पे मतलब है, कहीं पे मतलब कहीं लॉन्च होने वाली, तो ये पूरे समुद्र में अलग अलग जगह घूम के ये ट्रैक करता रहता है। ठीक, इसको बस इस तरीके से समझ लो। और ये इसका नाम है युआन वांग 5। ठीक, चाइना का स्पाई शिप है, स्पाई करता रहता है ये। ठीक, और अभी ये श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे जा रहा है और 11 अगस्त तक पहुंच जाएगा। अब हम्बनटोटा जो पोर्ट है ये चाइना के पैसों से ही बना हुआ है। ठीक, हालांकि लीज पे है, श्रीलंका ने बनवाया था चाइना की मदद से। अब ये वहाँ पे जा रहा है। ये जो पोर्ट है ना, ये डीप सी पोर्ट है। ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज़ें हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली जो एक थ्योरी है ना, जो इसमें कि इंडिया को घेरना चाहता है चाइना, तो उसका भी एक पार्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। और ये पोर्ट जो है, इसमें दिक्कत क्या है, ये डीप सी पोर्ट्स हैं। डीप सी पोर्ट में सबमरीन भी डॉक कर सकती है, समझिए, सबमरीन भी वहाँ पे रह सकती है। तो सबमरीन अगर रह रही है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो इसीलिए जो है, और अभी ये देखिए जा रही है, अब इसको इंडिया ट्रैक कर रहा है। ठीक है ना, इंडिया ने ट्रैक कर लिया इसे, जहाँ इसका पूरे मूवमेंट पे लगातार निगाह रखे हुए हैं। और इंडिया ने श्रीलंका वालों को बताया भी है कि एक तो हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं और आप जो है ये स्पाई शिप जो है चाइना वाला आपके यहाँ आ रहा है, तो ये भी प्रोटेस्ट भी इंडिया ने जता दिया है। ये ट्रैक करता है सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी लॉन्चेस हो रहे हैं। ठीक, इस तरीके के जो है चाइना के पास 7 ट्रैकिंग शिप हैं जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक, इंडियन ओशियन सब जगह घूम घूम के जो है ट्रैकिंग वैकिंग करते हैं। और ये ट्रैक करके बीजिंग में जो वहाँ पे भूमि पे जो आधारित ट्रैकिंग स्टेशन है उनको डाटा भेजते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हैवी रेनफॉल इन केरला। देखिए, जून और जुलाई में तो जो है बारिश हुई नहीं। ठीक,
15 जुलाई जून से लेकर 15 सितंबर तक हमारे यहाँ मानसून सीजन बोला जाता है। मौसम विभाग IMD जो है उसको जो है मानसूनल ये बताता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसी तारीख को पानी चालू होगा, इसी तारीख को कम होगा। कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसकी वजह से पानी ज़्यादा बरसता है, कम बरसता है। लेकिन सबसे पहले जो है सदर्न जो इंडिया है, केरला, वहाँ पे पानी आता है और सबसे लास्ट में जो है मानसून यहीं से वापस जाता है। ठीक, ऐसे चलता है, ऐसे पूरे नॉर्थ इंडिया तक जाता है और धीरे धीरे पानी जो बरसना है वो ऐसे वापस जा रहा है, ऐसे 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 करके, और फिर केरला से निकल जाता है। तो जून और जुलाई में तो ज़्यादा बारिश हुई नहीं, अगस्त में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो इसके कई सारे इन्होंने यहाँ पर तर्क दिए हैं। एक तो वेस्टर्ली विंड्स जो आ रही हैं, ठीक, वेस्टर्ली विंड बोलेंगे तो मतलब पश्चिम की तरफ से जो विंड आ रही है, तो ये ओशियन से होते हुए, अरब महासागर से होते हुए, जो सागर से होते हुए मॉइस्चर लेकर केरला में गिरा रही है। ठीक, बारिश हो रही है। ठीक, दूसरा जो है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट शियर जोन बना हुआ है। शियर जोन वर्टिकल विंड्स होती हैं जो कि मॉइस्चर को ला के यहाँ पे मॉइस्चर ऊपर लेके जाती हैं जो एयर मास में, तो वहाँ पे वो ठंडी कंडेंसेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है और फिर ये पानी जो है पर्सिपिटेट कर जाता है। ठीक, सिंपल से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि इसमें ये मैं सोचेगा बहुत ज़्यादा, इसमें बस जितनी चीज़ें जरूरी वो बस बताई जा रही है। ठीक, और इसमें जो है आपका एक और चीज़ होती है, मॉनसूनल ट्रफ बोला जाता है, मॉनसूनल ट्रफ। ठीक, ये जो है लो प्रेशर यहाँ पर रहता है, कम दबाव वाला। तो वहाँ की वजह से क्या है कि इसकी वजह से भी हवा जो है आपकी एयर मास जो है मॉइस्चर के साथ में ऊपर उठती है तो भैया लेटेंट हीट रिलीज होती है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं और आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से केरला में अभी बारिश भयंकर रूप से हो रही है। ठीक, तो मॉनसूनल ट्रफ ये सब NCERT में पढ़ाया हुआ है, इतना कोई इजी, मतलब इतना कोई जो है कठिन नहीं है इसमें। अगर आप नॉन ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट भी हो तब भी आसानी से में आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है E-इनवॉइस। अब देखो GST काउंसिल अभी मीटिंग हुई थी, आपको मैंने बताया भी था, 44th वाला आपका जो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था कि कहाँ पे हुआ था, एक बार काउंट करके बताइएगा। और अभी इन्होंने क्या कहा है कि ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर साल का 10 करोड़ रुपए का है। टर्नओवर का मतलब सिंपल ये होता है कि जो माल है या सेवा है या गुड और सर्विसेज है, वो 10 करोड़ का मूल्य का जो है माल इधर आता है उनके यहाँ जाता है, तो वो 10 करोड़ का उनका टर्नओवर हो गया है। ये एक तरीके से समझ लो कि मान लीजिए उन्होंने जो है 5 करोड़ लाए और 5 करोड़ फिर निकाल लिए, फिर 5 करोड़, तो इस तरीके से 10 करोड़ मान लिया जाएगा। ऐसा होता है सिंपल टर्नओवर, आसान भाषा में, कोई बहुत ज़्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो 1 अक्टूबर से उनको E-इनवॉइस जो है बनानी पड़ेगी। पहले ये जो आंकड़ा था ये 20 करोड़ के ऊपर वाले जो थे उनको करना पड़ता था, लेकिन अभी अब आधा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। जो भी बिजनेस टू बिजनेस में डील करते हैं, मतलब मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कोई सामान बनाता हूँ। ठीक, मैं मान लीजिए टायर बनाता हूँ। ठीक, टायर की कंपनी है मेरी, तो टायर किस में लगेगा, कार में। तो कार की जो कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, उनको मैंने टायर बेचा। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये डील कैसे हुई, बिजनेस टू बिजनेस हुई। सिंपल एग्जांपल जो मुझे अभी समझ में आ रहा तुरंत। तो ऐसे में अगर कोई बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा है, तो अगर 10 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर है सालाना, तो उसको E-इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। अब इनवॉइस आप सोच रहे होगे अगर क्या है, तो ये सिंपल सा बिल है। ठीक, जिसमें बताया जाता है ये फला फला सामान दिया गया, इतने पैसे में दिया गया, इतना टैक्स लगा, ये सारी चीज़ें। ये सरकार ने किया क्यों है, किया इसलिए कि ज़्यादातर लोग जो है अनुपालन नहीं कर रहे थे। ठीक, वो जो है आपका बताते थे कि हम, पहले देखो सरकार ने क्या कहा कि 20 करोड़ के ऊपर वाले जो हैं उन्हीं को करना है। तो कई लोग अपना बता रहे होंगे 10 करोड़ हमारा एनुअल है, कई लोग क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे 19 करोड़ हमारा एनुअल टर्नओवर है। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि वो बचे रह रहे होंगे। अब सरकार ने ये लिमिट घटाकर 10 कर दी और उनके पास ऑलरेडी डेटा है कि भैया पिछली बार ने 19 करोड़ बताया, तो एकदम 10 थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सब लोग को भी अब अनुपालन करना पड़ेगा और वो GST-इनवॉइस बना। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बिल नहीं मांगते हो तो चोरी होती है टैक्स की, बात समझ लो, सीधी सी बात है। ठीक, तो अब इनको इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, तो जो है उसमें टैक्स वैक्स का ब्यौरा रहेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सरकार के आमदनी, सरकार की इनकम क्या है, राजस्व है, तो अनुपालन होगा तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी सरकार ने किया है और GST काउंसिल के डिसीजन भी इसको बोल रहा था, करो भैया और फेज्ड मैनर में चालू करो। ठीक, अगस्त 1 से नोटिफाई भी कर दिया गया था CBIC के द्वारा। GST काउंसिल की मीटिंग जो 37वीं हुई थी,
उसमें स्टैंडर्ड भी बता दिया गया था कि इनवॉइस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये नहीं कि टैक्स ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे उसका प्राइस लिख रहे हैं, पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद रहेंगी। जीएसटी काउंसिल बताइए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, कमेंट करके बताइएगा। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ये है कि जब भारत में इंपोर्ट हो ज़्यादा, मतलब हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और उनको पैसा ज़्यादा डॉलर में भेज रहे हैं या जो भी है, और हम एक्सपोर्ट बेच कम रहे हैं बाहर और वहाँ से बेच कम रहे हैं, तो भैया हमारे पास मूल्य कम आ रहा है, तो तब जो है ट्रेड आपका डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, ट्रेड घाटा कहलाएगा, व्यापार घाटा। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते, इंपोर्ट कम कर रहे होते, तो यही ट्रेड व्यापार अधिशेष कहलाता। ये ट्रेड घाटा में दिक्कत यह है कि हमारी जो वैल्यू है एक्सचेंज रेट की, जो आईएनआर की वैल्यू है, वो घटने से भी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए पहले हम एक बर्गर मंगाते थे बाहर से, तो $1 अगर 50 रुपये का था तो हमें 50 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब अभी आज के टाइम पे अगर देखो तो $1 जो है 80 रुपये के आसपास हो गया है, तो हमें डॉलर एक ही देना पड़ा, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी जो आईएनआर की गिर गई है, उसकी वजह से हमें 80 रुपये अपनी जेब से निकाल के देने पड़ रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है आपका ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से भी ट्रेड डेफिसिट है। इंपोर्ट भले ही आप एक ही बर्गर कर रहे हो, लेकिन एक्सचेंज रेट आईएनआर की वैल्यू कम हो गई। ठीक, डॉलर के कंपैरिजन में कम हो गई, मतलब ये नहीं कि ये 50 से 40 हो गया, कम हो गई, मतलब $1 के लिए पहले आप 50 रुपये देते थे, अब आपको 80 देना पड़ रहा है, तो मतलब आईएनआर कमज़ोर हुआ है। बात समझ में आई। ठीक, तो उसकी वजह से भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर आप भैया इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको, तब भी आपका ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही होगा ज़्यादा। ठीक, तो ये जो है ट्रेड डेफिसिट में दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ सामान कम बन रहा है, यानी कि जॉब्स भी आपको कम करनी पड़ेंगी। जब आप फिनिश गुड बाहर से ही खरीद लेते हो तो आप अपने यहाँ जॉब अब क्या दोगे, तो जॉब्स की दिक्कत है। जॉब्स की दिक्कत नहीं, मतलब जॉब नहीं होगी तो लोग के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो भैया जो है लोग वो क्या कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे, कुछ डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। डिमांड नहीं होगी तो भाई साहब और भी इंडस्ट्रीज हमारी इफेक्ट करेंगी। तो ये इस तरीके से अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ लिंक्ड है। इसको इकोनॉमी इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको लिंक करके पढ़ोगे, हर चीज़ डिमांड सप्लाई के हिसाब से पढ़ो, तो सिविल सर्विसेज के लेवल की जो इकोनॉमी है बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस हर चीज़ को थ्योरी से निकाल के प्रैक्टिकली आप सोचना स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है फ्री बीज। अभी देखो क्या हुआ है कि पीछे आपने सुना भी होगा, मोदी जी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर चलता है हिंदुस्तान में, जिसमें क्या है कि रेवड़ी बांट के वोट खरीद लेते हैं बच्चों लोग, मतलब वोटर्स का। ठीक, तो इसी पे जो है कई जगह आपने देखा होगा, बहुत मतलब मजाक भी उड़ाया जाता है। तमिलनाडु में जब चुनाव हो रहा था तो मैंने कई जगह पढ़ा था, तो एक व्यक्ति ने, उसको मालूम था वो जीतने वाला नहीं, लेकिन उसने मजाक उड़ाया पूरे सिस्टम का। उसने फ्रीबीज अपने उसमें बताया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं मून पे ट्रेवल करवाऊंगा। ठीक, स्पेस टूरिज्म, मार्स पे भी जा सकते हैं, मतलब उसने पूरी तरीके से मजाक उड़ा दिया। ठीक है, तो चलो वो तो मजाक था, एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल था। कई लोग क्या है कि हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको फ्री में ये देंगे, फ्री में वो मिलेगा, हर चीज़ फ्री में कर करके एक्चुअली में फ्री कुछ होता ही नहीं है। फ्री तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अभी जो है जो क्या बोला गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने बोला है, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बोला है कि सेंटर कह रहा है कि फ्रीबीज तो नहीं देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। ठीक, फ्रीबीज हम देते रहें और कुछ उसके एवज में वापस मिले ना, तो क्या फ़ायदा। अगर हम सरकार के पास रिवेन्यू ना आए तो फ्रीबीज दे पाएगी क्या वो। भाई हम लोग जब टैक्स देते हैं तो उसी के पैसे से तो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। तो कोई अगर बांट रहा है फ्रीबीज तो वो हम ही से पैसे लेके देगा। ठीक है ना, वो हमसे अभी जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनसे देगा, और फिर जब जो टैक्स भर रहे हैं उनको लगता है कि यार हमें तो कुछ मिलता नहीं, तो फिर वो टैक्स इवेजन करते हैं। ये है, मतलब क्विड प्रो क्वो होता है इस तरीके का। साथ ही साथ इकोनॉमिक डिजास्टर। और उन्होंने ये भी बोला कि जो वोटर्स है ना, वो फिर इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिस्टॉर्टिंग द इन्फॉर्म डिसीजन ऑफ वोटर्स। ये वैसे ही है जैसे कि कई लोग यहाँ पे एजुकेशन में क्या बोलते हैं कि फ्री में सब कुछ आपको दे रहे हैं। ठीक, तो जो व्यक्ति हैं, जो एस्पिरेंट हैं भोले भाले, जो नए, वो इतने जागरूक नहीं, वो बेचारे सोच ही नहीं पाते कि करना क्या चाह रहा है ये। वो खाली जो है फ्री करके बोल के आपको गुमराह करते रहेंगे
और आपसे जो है आप उनके पास पहुंचोगे, फिर आपसे कहेंगे भैया ये फीस इसकी इतनी है, ये इतनी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है कि वो खाली बोल देंगे तुमको ये फ्री मिलेगा। अब वो जो वोटर है वो ये सोचना ही बंद कर देता है कि भैया इन्होंने पिछले इलेक्शन में कहा था कि सड़क बनवाएंगे, नालियाँ साफ रहेंगी, ठीक है, बच्चों को स्कूल जाने को मिलेगा, सब वो जो होना चाहिए एक्चुअल में, उससे दिमाग हटाकर हाँ भैया टैबलेट मिल रहा है, टैबलेट ले लेंगे, साड़ियाँ मिल रही हैं, इस तरीके से चीज़ों पे गुमराह कर देते। तो फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, आप ये समझ लो। फ्री वाला अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि फ्री में सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो समझ लो बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भैया जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर भी ये चीज़ बोला, सेंटर भी नहीं इसके जो है फेवर में है फ्रीबीज के, क्योंकि जो सरकार में होता है उसको समझ में आता है ना कि फ्री बांटने में क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम एक बॉडी बनाना चाहते हैं जो कि ये जो फ्री बी और ये सब बांटा जाता है ना मुफ्त क्या सामान, तो इसके बारे में बिना बायसनेस के, बिना जो है आपका किसी पार्टी विशेष को सोच समझते हुए उसके भले के लिए एक देखे, उसके मतलब जांच करे, पूरा करे कि भैया फ्रीबीज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर डिस्कस करेगी ही नहीं। ठीक, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो वोट हमें मिलेगा नहीं। ठीक, वोट नहीं मिलेगा तो भैया कैसे जो है 5 साल के में जो है बेवकूफ़ बनाया जाएगा वोटर्स को। तो ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोला कि एक जो है बॉडी बनाते हैं। ठीक, कोर्ट है सजेस्टेड सेटिंग अप अ स्पेशलाइज्ड बॉडी जिसमें कि डिस्पेशनलिटी जो निरंतरता से जांच कर सके। और उन्होंने ये भी बोला पॉलिटिकल पार्टी से कि आप भी बताओ भैया, सजेस्ट करो कि कौन कौन इसमें लोग होने चाहिए, क्योंकि उनको भी तो लेना है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही तो ये सब बोल रहे हैं कि भैया ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, ये रेवड़ी ले लो, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, सजेशन मांगे कि भैया कंपोजिशन संरचना क्या होनी चाहिए। और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं सेंटर की तरफ से, उन्होंने बोला भी है कि फ्रीबीज जो है हमें छोड़ने चाहिए, वोटर्स को नहीं रखना चाहिए। और फिर जो भी ये बॉडी होगी जो सुझाव देगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंटर को बताया जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो है कुछ ऑर्डर लिया जाए ताकि फ्री बी वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो। और ये वोटर्स और जनता और देश के लिए हित में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक, तो मतलब इसमें ये नहीं हो सकता है कि आप ये सोचो कि अरे वोटर्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ये आप समझो ना, टैक्स के ही पैसे तो हो रहा है ना। अब आप टैक्स के पैसे से जो है ऐसे लोग को बांट, अब उनको लगता है कि यार हम बिना कुछ किए ही हमको सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो फिर ये काहिलियत को भी बढ़ाता है, समझ लो। तो ये वाली चीज़, अब अगर आप किसी को फ्री में कहते हो ना, लो ये फ्री में पीडीएफ जो एमसीक्यू कर लो, ठीक, लो 1000 पीडीएफ ले लो, ठीक, तो वो क्या होगा, उस आप ये आपने तो ये दिखा दिया कि हमने फ्री में दिया, सामने वाले के पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और वो गुमराह लग जाते हैं, कहाँ शुरू करें कहाँ ना करें, सब कुछ फ्री मिल रहा है। ये चीज़ है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, देखिए सुरेश एन पटेल जो है ये विजिलेंस कमिश्नर थे, अब ये सेंट्रल, ठीक है ना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो गए हैं। ठीक, तो देखिए सतर्कता आयुक्त बना दिए गए हैं सुरेश एन पटेल। इससे पहले कोठारी जी थे, उनका जो है ये टर्न खत्म हो गया था अभी जून में इस साल। ठीक, आईएएस अधिकारी थे। अब जो है आपका सुरेश एन पटेल आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंटमेंट कर दिया, लेकिन इनको सजेशन कौन देता है कि भैया किसका अपॉइंटमेंट करना है, तो एक सिलेक्शन पैनल होता है। सिलेक्शन पैनल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक, तो ये लोग सेलेक्ट करके बताते हैं कि हाँ भैया फला फला को जो है विजिलेंस कमीशन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाना है। ठीक, उस पे जो एडवाइस किया जाता है उसको फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। 4 साल का टर्म होता है, ये ध्यान रखना। सुरेश एन पटेल अभी बन गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और ये सीवीसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी यानी कि एक लॉ बनाया गया था 1964 से, ये लागू किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। यूएनएससी मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म, देखो ऐसा है, अक्टूबर के महीने में 2022 अक्टूबर के महीने में इंडिया होस्ट करेगा सभी यूएनएससी जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
सभी 15 मेंबर्स को, 5 तो भाई साहब आपके परमानेंट मेंबर होंगे, ठीक, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। तो अभी इंडिया उनमें से एक है, 10 में से, नॉन परमानेंट मेंबर्स में से। और 2 महीने पहले, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में हमारी जो है मेंबरशिप खत्म होगी नॉन परमानेंट वाली। तो हम ये होस्ट कर रहे हैं एक मीटिंग दिल्ली और मुंबई में, किसके ऊपर? काउंटर टेररिज्म के ऊपर। इसमें 15 मेंबर रहेंगे, चाइना, रशिया, यूएस भी रहेगा, ठीक। किस तरीके से आतंकवाद पर जो है वो किया जा सके, काउंटर किया जा सके, इस पर बातचीत होगी, ठीक। और इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो रखे गए हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग, मतलब आतंकवाद को फंडिंग अगर ना मिले तो भाई साहब आतंकवाद खत्म हो सकता है, सच बात तो ये है, लेकिन फाइनेंसिंग उनको देनी पड़ती है, फाइनेंस जरूरी है हर जगह, ठीक। साइबर थ्रेट, अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी भैया फाइनेंसिंग की जा रही है, तो ये भी देखना जरूरी है। और यूज़ ऑफ ड्रोन, जम्मू कश्मीर में ड्रोन से कई सारे हमले हुए हैं। अभी जवाहरी को देखो, मतलब वैसे तो ये नहीं कह सकते कि यूएस कोई आतंकवाद कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि आतंकवादी जो है अब ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं, तो ड्रोन भी खतरनाक है। तो इन सब मुद्दों पे बात होगी काउंटर टेररिज्म में से संबंधित। न्यू दिल्ली में आएंगे। पाकिस्तान, इसमें भी बताया जाएगा किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर थ्रेट है हमको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि आप समझ ही रहे हो क्या करता है। तो इसके बाद जो है 2 महीने पहले हमारा जब टेन्योर खत्म होगा तब हम ये मीटिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के द्वारा एक प्रपोज्ड है यूनाइटेड नेशन में 1996 से, क्या? कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये एक कन्वेंशन है जिसमें जो टेररिज्म है उसको कैसे रोका जा सके, पूरी दुनिया के लोग जो है इसमें आए, इसको रेटिफाई करें, ठीक, इसको जो है बातचीत करें। तो इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 से, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है, ठीक है ना, रेटिफाई किया, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया इसमें। दिक्कत इसमें यह है, टेररिज्म की जो डेफिनीशन है ना, उसमें कुछ एक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें यूएसए, मान लीजिए यूएसए ने अभी जो हमला किया जवाहिरी को मारने के लिए अफगानिस्तान काबुल में, वो भी टेररिज्म के उसमें आ जा रहा है, समझ रहे हो। इस तरीके की डेफिनीशन काफ़ी ब्रॉड रखी गई है इस कन्वेंशन ने, इंडिया ने इसको जो है प्रपोज किया था। तो इसलिए भैया जो कंट्रीज़ हैं यूएस जैसे, वो इसको कहते हैं हम क्यों करें साइन, ठीक है, हमें तो अपनी दादागिरी भी करनी है, वो सब भी काम है। और टेरर फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आपने बात सुनी हो, के बारे में सुना होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से संबंधित जो है काम करता है पूरी दुनिया में। और कई बार आपने सुना होगा ग्रे लिस्ट में है आपका पाकिस्तान काफ़ी टाइम से, ठीक, क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग को मदद करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ इंडिया ने कहा है, बोला, मतलब इस पर बात होगी, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो नए टाइप के थ्रेट आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भैया टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। क्रिप्टो करेंसी अब लीगल तो चलता नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक तो उसको करता नहीं है, ठीक, कोई भी जो है ब्लैक मार्केट में जाके, डार्क वेब पे जाके जो है खरीद रहा गोला बारूद क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। यूज़ ऑफ ड्रोन हो रहा है टेरर अटैक के लिए, तो इन सब पे बातचीत वहाँ पर होगी। अगला टॉपिक है हमारा इंडियाज़ क्लाइमेट प्लेज, ठीक, भारत की जलवायु प्रतिज्ञा। कई बार मैंने आप लोग से बोला है कि ये पंचअमृत नाम से ग्लासगो जब COP अभी हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, ग्लासगो में हुआ था ना 2021 में, नवंबर में। तो वहाँ पे मोदी जी ने 5 अमृत या फिर 5 जो है बड़े गोल बोले थे, जिसमें कि हमें इंडिया अचीव करेगा है जिसको, ठीक। तो उन 5 गोल को कौन कौन से थे, चलिए पहले बता देता हूँ। ये है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन हम सिक्वेस्ट्रेट भी करेंगे, कब्जे में करेंगे, ठीक। तो एक तरीके से 0 कार्बन एमिशन होगा एटमॉस्फेयर में। दूसरा इन्होंने बोला था कि 1 बिलियन टन के बराबर जो कार्बन का एमिशन हम करते हैं प्रोजेक्ट, वो हम 1 बिलियन टन से जो है रिड्यूस कर देंगे 2030 तक, ये बोला था, ठीक। नेट जीरो 2070 तक है। ये पंचामृत की बात कर रहा हूँ जो मोदी जी ने बोले थे वहाँ पर। इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो अक्षय ऊर्जा के थ्रू 2030 में जो है, जो भी हमारे पास मान लीजिए 100 गीगावाट हमारे पास है, तो उसमें 50 गीगावाट तो हमारा अक्षय ऊर्जा के थ्रू हम जो है ऊर्जा अपना ग्रहण करेंगे। तो ये तीसरा उन्होंने बताया था गोल। चौथा बताया था कि कार्बन इंटेंसिटी का मतलब यह है कि जो भी कोई आप काम करते हो, मान लो, ठीक, कोई एक यूनिट, मान लीजिए एक कार बना रहे हो, ठीक, तो उस कार बनाने के लिए जो भी कार्बन का रिलीज होता होगा, ठीक, तो उसको 45, मान लीजिए 100 कार्बन यूनिट रिलीज होती थी, तो 45% हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे। तो सिर्फ 55 ही जो है
यूनिट आपकी कार्बन एमिशन की यूनिट सिर्फ 55 ही रिलीज होगी। 45% तक हम रिड्यूस कर देंगे 2005 के लेवल पर, जो है 45% रिड्यूस करेंगे 2030 तक, ये लक्ष्य है। तो 2005 पे जो भी लेवल था उसके अनुसार हम ये कोशिश करने वाले हैं कि 2030 जब आए तो उस लेवल पे मान लीजिए 100 होता था तो हम उसको अब सिर्फ 55 ही कर दें। ये कार्बन इंटेंसिटी होती है, ये रिड्यूस करना। ये इन्होंने चौथा बताया था। पांचवा क्या बताया था? इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी, मतलब जो भी भारत में भैया हम ऊर्जा जिससे भी लेंगे तो उसमें 500 गीगावाट तो अक्षय ऊर्जा, सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, इनके थ्रू ही हमें एनर्जी लेनी है। ये 5 इन्होंने पंचामृत के नाम से गोल रखे थे। अभी इंडिया ने अपने प्लेज जो ये थे क्लाइमेट से संबंधित, और इंडिया जो है UNFCCC में भेजता है इंटेंडेड इंडियाज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक, राष्ट्रीय जो है निर्धारित योगदान के बारे में भेजता है। तो इसके लिए अप्रूव करना पड़ता है कैबिनेट को। तो इन 5 में से सिर्फ 2 ही अप्रूव किए हैं, ध्यान रखना। गोल हमारे 5 हैं पंचामृत, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूव 2 ही किए हैं। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली है, सभी नहीं किए हैं। ठीक, कौन कौन से गोल किए हैं? 45% कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे 2030 तक 2005 के लेवल पर, और दूसरा 50% हमारी 2030 में जो भी इंस्टॉल्ड एनर्जी के सेटअप होंगे उसमें से 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होंगे। ये 2 ही अप्रूव कैबिनेट ने अभी किए हैं 5 में से। 3 कौन कौन से नहीं किए हैं ये भी सब ऐसे भी याद कर लो। नेट जीरो वाला नहीं किया है, ठीक, 1 बिलियन टन वाला नहीं किया है, और आपका 500 गीगावाट जो जोरदार 30 तक जो है नॉन फॉसिल एनर्जी या फिर अक्षय ऊर्जा के थ्रू होंगे, ये नहीं किए हैं अभी अप्रूव कैबिनेट ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। प्राइसेस फॉर, अब देखो यहाँ पर MSP आप लोगों को पता होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, ठीक, वो दिया जाता है 22 क्रॉप के लिए। ठीक, ऐसे ही एक बार बताइएगा। और शुगर केन या फिर शुगर के लिए जो है, शुगर केन के लिए कितना होता है? शुगर के लिए नहीं, शुगर केन के लिए, गन्ने की खेती के लिए, तो उसके लिए होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक, इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है SAP, स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, और फिर जो है इन दोनों को जोड़कर फार्मर्स को पैसा दिया जाता है प्रति क्विंटल। तो सरकार ने इस बार 305 रुपए का फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस रखा है। ठीक, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ जो बढ़ा दी, ये पिछले साल कितना था? 290 था। मतलब 1 क्विंटल जो है गन्ना देने पर, गन्ने के किसान अगर 1 क्विंटल गन्ना देता है तो उसको 305 रुपये तो मिलेंगे। ये सेंटर डिसाइड करता है, और स्टेट वाला जो डिसाइड करता है उसकी चलो वो तो बाद में आएगा, वो जोड़ दिया जाता है, वो भी 25, 27, 30 रुपये होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने 305 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात कही है, लेकिन साथ में इन्होंने कहा है कि जो रिकवरी है वो 10.25% होनी चाहिए। मतलब अगर 1 क्विंटल गन्ने से जो उससे शुगर बने, बेसिक शुगर रिकवरी रेट जो है वो 10.25% होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है, सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट, जब ये FRP डिसाइड किया है, कि अगर जो है 0.1% की रिकवरी रेट बढ़ती है तो 3.05 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा के दिया जाएगा। ठीक, ये रिकवरी रेट जो मतलब फाइनली कितना उससे चीनी बन रही है। ठीक, और अगर इसी प्रकार से अगर 0.1% रिकवरी घटती है तब भी जो है 3.05 पैसा जो है, ये मतलब 3 रुपये के करीबन ये घटा कर प्रति क्विंटल पैसा दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये FRP डिसाइड कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है इसको फाइनली वो करता है। CSCP जो होता है वो खाली बताता है कि क्या रिकमेंड करता है। तो अब यहाँ पर लोगों ने ये कहा है कि एक तो भैया जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है, उस हिसाब से जो ये FRP दिया गया है वो मतलब ठीक नहीं है, कम ही है। ये पहली बात तो ये बोली कि एक तो FRP आपने ज़्यादा अच्छे से बढ़ाई नहीं, दूसरा जो ये पहले क्या था कि 10% रिकवरी रेट था जब 290 रुपये था, अब क्या है 10.25% आपने रिकवरी रेट कर दिया, 0.25% बढ़ा दिया है। ठीक, और भाई साहब इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी, उसके हिसाब से आपने एक तो FRP बढ़ाई नहीं और ऊपर से आपने रिकवरी रेट अलग बढ़ा दिया। ठीक, तो ये मतलब देखा जाए तो 290 ही रखते अगर 10 पे तब भी सही था, तब भी मतलब बढ़िया था। अब आपने जो है थोड़ा बढ़ाया और उसके बाद रिकवरी रेट बढ़ा दी, तो ये एक तरीके से ज़्यादा अच्छा कुछ
किया नहीं सरकार ने, ऐसा बोला जा रहा है। फिर तो सरकार ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है भैया, परेशान ना हो, अगर 9.5% से नीचे रिकवरी आती है शुगर की, तो उसके नीचे कोई भी पैसा आपका नहीं काटा जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हर 0.1% रिकवरी रेट कम होने पर 3 रुपये करीबन जो है कट जा रहे थे, तो 9.5 से नीचे चला जाएगा तो कितना हो गया आपका 0.75% मतलब से नीचे, मतलब अगर चला जाएगा 10, 10.15 से अगर कंपेयर करोगे तो उसके नीचे चलने पर 9.5 का तो मिलेगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि 9.5% की जो रिकवरी रेट है उतना तो आपको एफआरपी मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 290 से कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होगा, अब यहाँ पे खेल होता है, समझिएगा। जो मिल होंगी वो वहाँ पे क्या कहेंगी कि देखो तुम्हारा हम रिकवरी कम दिखा देंगे, या तो तुम हमको पैसा दो, देखो ये चलता है ठीक, और या फिर जो है तुम्हारी रिकवरी, या फिर जो है ये 9.5 के हिसाब से पैसे ले लो। तो ये जो अमाउंट है वो 305 रुपये नहीं होने वाला है, फिर वो कम ही होने वाला है, हो सकता है 290 से भी कम ही दिया जाए, अन्यथा जो है आप मिल वाले को पैसा दो भैया, जो वहाँ पे खड़ा होके करा रहा है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने जो है एक स्कोप छोड़ दिया सरकार ने, ये रिकवरी रेट और इसमें कम ज़्यादा वाला जो खेल होता है ना, ये ग्राउंड पे देखोगे तो करप्शन हो जाता है इसमें। खैर, और जो ये हमारे पेड ग्रुप हैं इनके बारे में मार्केटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। 2023 वाले ग्रुप के लिए प्रीलिम्स और मेंस पूरा इंटीग्रेटेड है, 15 महीने के करीब का ये कोर्स है। अगर किसी ने बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करनी है, या फिर कोई ऐसा है जो नहीं निकाल पा रहा है एग्ज़ाम, प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहा है, मेंस भी नहीं निकाल पा रहा है, ठीक, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं गंदी, जो पढ़ाई से आपको जो है वो सुधार नहीं हो पाती। तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और 21 जुलाई से ऑफिशियल चालू हुआ था। 15 महीने ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 हफ्ते लेट होने से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक। और इसमें हम लोग अभी इकनॉमी चालू कर दी है, हम लोग ने 9th 10th वाली हो भी गई है, इतना कोई ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़े हैं, तो आप इसको इनिशियली बिल्कुल स्टेज पे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी हमारा मॉड्यूल है। 9650347272 पे बात कर सकते हो अगर आप लोग फिर भी कोई जानकारी लेनी है। और पेमेंट डिटेल्स ये हैं आपकी, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड सब कुछ दे रखा है, ठीक। आपका जो 2023 वाला जो ग्रुप है उसमें आप इनिशियली 5,000 रुपये देकर भी इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो है मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं क्या है। बहुत बढ़िया मैसेज है आज का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, समझना। सब अगर मान लीजिए चल रही ज़िंदगी ठीक है, लेकिन कोई मुश्किलें आ गई तो हम और उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और रोको, देखो कितना है, जितना कोई मुझे रोकता है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता आता है, ठीक, कि भैया अब तो रुकेंगे ही नहीं, अब तो और करेंगे, तुम आओ, जितना आ सकते हो ना भिड़ो। चैलेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया ना आपने, फिर आपको कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।